बन के बादल बरस जाना, बन के बादल बरस जाना, बंजर जमीन को हरा भरा कर जाना। बन के बादल बरस जाना, बंजर जमीन को हरा भरा कर जाना। मंजिल मिल जाए तो अपने को भूल मत जाना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। आज हम सभी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वो उसका संविधान है जो सोर्स है। और हमारे मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो संविधान के भाग 3 में रखा गया है ना। मौलिक अधिकार को कहाँ रखा गया है, संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है हमारा अनुच्छेद जो है संविधान के अंदर, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, हम लोग मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। सिर्फ इसको संविधान के प्रक्रिया के अतिरिक्त इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये जो मौलिक अधिकार है एक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है कि कोई भी इंसान है हमारे देश के अंदर, है ना, इस देश का नागरिक है, तो उसको कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, है ना, जीवन जीने के लिए। और साथ ही साथ कुछ मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी दिया गया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हम लोग। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है, न्याय कोर्ट जा सकता है ना, न्याय कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है। पहले ये 7 थे जिनमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, उसको समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण अब कितने रह गए हैं, एक हट गया संपत्ति का अधिकार, तो अब 6 ही है ना। तो व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं, देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में चर्चा है। राइट्स ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पे, आपका अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। उसके बाद है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक में। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का है अनुच्छेद 32 में, है ना। अनुच्छेद 32 को इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था कि आत्मा बोला था पूरे संविधान का, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण योग है अनुच्छेद, और इसका मतलब समझ लीजिए पूरे संविधान का ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है ना। तो अनुच्छेद 32 की क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग जानते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में। देखिए, जिसके अंदर कुछ जो अधिकार है, मूल अधिकार है जो भारतीयों को मिला है, भारतीय नागरिक को, और कुछ भारतीय व विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो है अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद प्रतिषेध है। दूसरा है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता सभी भारतीयों को देना अनिवार्य है। तीसरा है वाक की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन होने, संघ बनाने, संचरण, निवास। उसके बाद है वृत्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के तहत मिला हुआ है भारत के नागरिक को। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 के तहत। जबकि भारत और विदेशी नागरिकों को जो दोनों मिला हुआ है वो विधि की समझ, समता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत मिला हुआ है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 20 है ना। जीवन का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 है। उसके बाद है देखिए दोनों को मिला, भारतीयों को भी और विदेशी नागरिकों को भी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो भारतीयों को भी मिला है, विदेशी को भी मिला है। और धार्मिक
संस्कृति की स्वतंत्रता जो है, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, 27, 28, 29 से भारतीयों को भी मिला, विदेशी को। अब इसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो समता का अधिकार है वो कहाँ है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में। कहाँ पे है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। देखिए अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समता का अधिकार, कानून के सामने सभी बराबर है। कहाँ पे है? विधि के समझ मतलब विधि के समझ समान का अधिकार या कानून के सामने सभी जो आदमी है वो बराबर है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है ना। उसके बाद है विधियों का समान संरक्षण जो है वो कहाँ से है? तो अमेरिका से लिया गया है। समान परिस्थितियों को व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, समान परिस्थिति में रहेगा। चाहे देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पद पर हो और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी छोटा पद पर हो, लेकिन अगर दोनों ने जुर्म एक ही जैसा किया है तो दोनों को क्या होगा? सजा भी एक जैसा होगा, है ना। उसके बाद देखिए समान व्यवहार के बारे में क्या बोलता है? इसके आधार पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण दिया गया है। सवर्ण आरक्षण दिया गया है ना। सवर्णों को आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जिसको बोलते हैं। उसके बाद है देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा? अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आया था, है ना। आप उस मूवी को देखे होंगे तो आपको ये बहुत कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता है। ये किसके बारे में, कौन सा अनुच्छेद में है? 15, है ना। अनुच्छेद 15(2) जो है वो बात करता है सड़क, रेल, दुकान, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना। इस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए। जो गांधी जी को थ्रो कर दिया गया था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ट्रेन से, है ना। तो यही एक था ना कि अनुच्छेद देखिए 15(2) में कि वहाँ पे क्या किया था? गांधी जी को बोला था कि तुम इस डब्बे में घूमने लायक आदमी नहीं हो और तुम्हें अपने लोगों के डब्बे में जाना चाहिए। तो ये देखिए वैसे ही हम लोग अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो देखते हैं आपके सीट पे कोई भी छोटा आदमी आपसे बड़ा आदमी बैठे हैं, है ना। चाहे स्टेटस में जिस भी प्रकार से उसको कोई भी आदमी क्या कर सकता है? भेदभाव नहीं कर सकता है। ये किसके कारण है? तो आर्टिकल 15(2) और आर्टिकल 15 क्या है हमारा? एक मूल अधिकार के अंदर आता है, समानता का अधिकार है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 15(3) है जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) है वो किससे संबंधित है? तो शैक्षणिक आरक्षण से संबंधित है ना। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन में 2 प्रबंध जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) में जो राज्यों आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ईडब्ल्यूएस, है ना। कि राज्य के पास ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को, है ना, वो मतलब आरक्षण दे। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। कि मतलब अगर सरकारी नौकरी है तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, है ना। इस तरीक़ा से अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि तुम फलाने जाति का हो या फलाने धर्म का हो तो ये तुम्हारे लिए अपवित्र है, तुम हमारे लिए अपवित्र हो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। हम लोग अस्पृश्यता नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 के तहत अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, है ना। पहले के जो लोग होते थे वो राय बहादुर, खान बहादुर टाइटल रखते थे ना। अब बहुत सारे पुराने मूवी जो है 1990 के पहले का जो बॉलीवुड का मूवी है, भारतीय सिनेमा, उसमें बहुत सारे मूवी में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे जो विलेन के रोल करते हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उनका किरदार होता है जिसमें राय बहादुर, खान बहादुर जैसे पद भी रहते हैं। तो वो पद भी अब कोई भी व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है। सिर्फ उसी टाइटल को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है जो भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। जैसे देखिए भारत रत्न जो है किसी आदमी को दिया गया है तो वो लिख सकते हैं कि भारत रत्न, है ना, इस तरीक़ा से। तो ये उपाधि का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 का। तो उसके बाद है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखिए राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगर किसी आदमी को सेना में कोई उपाधि मिला तो वो लगा सकता है, जैसे कैप्टन हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, जनरल हो गया, कर्नल हो गया, है ना, इस तरीक़ा से। उसके बाद देखिए भारत का कोई नागरिक विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो अगर उसको विदेश के
कोई भी सरकार जो है ना उसको कोई अगर उपाधि देते हैं तो वो स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, कोई व्यक्ति जो भारतीय का नागरिक न हो वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है जो किससे है अनुच्छेद 361 में जो राष्ट्रपति को है। उसके बाद अनुच्छेद 105 जो सांसद है ना, इसमें क्या है देखिए, पद पर रहते हुए उन पर आपराधिक मामला नहीं चलेगा, नहीं गिरफ्तार हो सकता है। अभी बोले आपको कि समानता का अधिकार के अंदर क्या है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी समान हैं, है ना, लेकिन कुछ व्यक्ति को छूट मिला हुआ है, वो अपवाद में है। जैसे अनुच्छेद 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति और गवर्नर अगर अपने पद पर हैं तो उन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलेगा, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 है। अनुच्छेद 105 सांसद से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 194 है जो विधायक से जुड़ा हुआ है। के बारे में कहता है कि सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद दीवानी मामले में सांसदों व विधायकों की गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। सत्र मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए, जो विधानसभा या लोकसभा या आपका राज्यसभा के अगर कोई भी सदस्य हैं तो अगर वहाँ पर जब सत्र चलेगा तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, जितने दिन चलेगा उसके 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये उनको छूट मिला हुआ है। किसके तहत? अनुच्छेद 105 के तहत सांसद को, अनुच्छेद 194 के तहत विधायक को और अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को मिला हुआ है ना। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में है। क्या है आपका? पहला है देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि अनुच्छेद 19 में है जो वाक्य बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी भावनाओं में झंडा फहराना आदि, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 19 के तहत है उसको बोलते हैं कि बोलने का आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। ये मिला हुआ अनुच्छेद 20 के तहत जो है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। जबरन गवाही नहीं दिलवाया जा सकता किसी व्यक्ति को, है ना। अगर कोई भी जुर्म हुआ है तो हम लोग जब किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। ये किसके कारण है? अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, विदेश यात्रा अधिकार प्रदान करता है ना। मतलब देखिए, भारत के नागरिक को तो मिला हुआ है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही साथ विदेशी नागरिक को भी मिला हुआ है। अगर विदेश का कोई आदमी यहाँ आता है तो उसे भी अपना जान बचाने का अधिकार है, प्राण बचाने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 21A है जो शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2002 में, उसके तहत जोड़ दिया गया है कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा, है ना। किसी भी बच्चे को ये नहीं बोला जा सकता कि आप इस स्कूल में पढ़ने मत आइए, है ना। ये चीज़ उनको अनिवार्य रूप से देने का स्टेट्स का देने का कारण है ना, स्टेट्स को देने का जिम्मेवारी है। किसके तहत? अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21 एक कहीं कहीं पर मिलेगा। तो ये इसके तहत शिक्षा का अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। उसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य या मुफ्त या जरूरी शिक्षा है ना। अनुच्छेद 22 है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण है। तो क्या निरोध और संरक्षण है जान लेते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 22(1) है उसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। देखिए क्या है ना कि भारत में आप ये बहुत पहले जानते होंगे, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, है ना। रॉलेट एक्ट भारत में आ गया था तो उसको भारत के लोग क्यों विरोध कर रहे थे कि उसके बारे में कुछ लोगों ने क्या बोल दिया था कि ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के तहत, तो वैसे ही, और उनको कारण नहीं बताया जा सकता था, ठीक। लेकिन अब ऐसा नहीं। अनुच्छेद 22 ये जो है वो क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे बताना ये जरूरी है कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। अनुच्छेद 22(2) है जिसमें बोला गया है कि गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। न्यायाधीश मतलब जज के सामने, है ना। चाहे आप सत्र न्यायालय में कीजिए या हाईकोर्ट में कीजिए, है ना। तो न्यायाधीश के सामने जज करना
जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो वो आपको बताए थे बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, हैबियस कॉर्पस जो है जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको जज के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसके बाद है 22(3) निवारक गतिविधि संकित व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए अगर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर ये हमको लगता है, डाउट जा रहा है कि ये व्यक्ति हमारे स्टेट्स के लिए, देश के लिए कुछ खतरा बन सकता है, तो वैसे व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब ऐसा खतरा उत्पन्न हो देश में, उसके पहले ही, है ना, या समाज में ऐसा खतरा उत्पन्न हो उसके पहले। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से जो कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और जबरदस्ती या बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है, फोर्स्ड लेबर्स, है ना। किसी भी व्यक्ति को, देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है कि किसी भी बच्चा को खरीद कर चुपके से एक देश से दूसरा देश या देश के अंदर ही बेच दिया जाता है, तो ऐसा करना जुर्म है, ऐसा आप नहीं कर सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, किसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। और किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती हम लोग कहीं पे नहीं, आप उसको बिजनेस में लगा सकते हैं, व्यापार में नहीं लगा सकते हैं, है ना। आप उसे ज़बरदस्ती श्रम करवा के काम नहीं ले सकते, तो ये भी मना है। किसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। उसके बाद है देखिए बाल श्रम व्यक्ति क्या होता है, ज़बरदस्ती व्यक्ति से कार्य करवाना होता है, जैसे बेगारी हो गया, बंधुआ मजदूरी पर रोक लग गया। बेगारी मतलब वही होता है कि अगर किसी बच्चे को रख लेंगे हम किसी काम के लिए, छोटे बच्चे, तो उसको हमको कम पैसे देना पड़ता है ना, तो ये है, तो उसको नहीं रख सकते हैं आप। उसके बाद बंधुआ मजदूरी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है कि जैसे किसी का पिताजी काम कर रहे थे, लोन ले लिए, है ना, तो उनके बेटा को ज़बरदस्ती आप उसको काम पर रख रहे हैं कि पिताजी तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया, अब तुमको भी चुकाना पड़ेगा, है ना, इसलिए उसको रख लेते, तो इसको बंधुआ मजदूरी बोलते, तो इसको भी रोक लगा दिया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 क्या है, कारखाना आदि में बाल श्रम पर रोक, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रोक है। किसी भी फैक्ट्री में, आप किसी भी जगह पे भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं रख सकते। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारत के हर नागरिक को, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के को अबोध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब बोला जाता है कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको अपने आत्मा से, अंतःकरण से, अपने दिल से अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। और धर्म को अबाध रूप से माने, उसको कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता है कि तुम काहे ये धर्म को मान रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। चाहे देखिए अगर कोई भी व्यक्ति एक धर्म में जन्म लिया और उसको अपना धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म पसंद है, तो उस धर्म को भी अपने आत्मा से मान सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है ये चीज़। और साथ ही साथ उसका आचरण कर सकता है और उस धर्म के बारे में प्रचार कर सकता है। ये किसके तहत है, अनुच्छेद 25 के तहत। देखिए अंतःकरण मतलब नास्तिक, अपने आचरण को प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म मतलब क्या होता है, आस्तिक, है ना। अंतःकरण, कुछ लोग धर्म भगवान को नहीं मानते हैं, तो है ना, वो भी उनको ठीक है, ये नहीं कर सकते कि आपको ज़बरदस्ती ये भगवान को मानना है या ये धर्म को मानना है ना, ये चीज़। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, धर्म के धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता। किसको, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कोई व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको प्रबंध करने का पूरा स्वतंत्रता मिला हुआ, किसके तहत, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 बोलता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता गया, है ना। राज्य कभी धर्म मंदिर के लिए टैक्स नहीं मांगेगा। मतलब क्या है, अगर कोई भी विशिष्ट धर्म है तो वो अपनी अभिवृद्धि के लिए, अपने बढ़ावा के लिए कर अपने ले सकता है, अपने समाज से ले सकता है, इसके बारे में उसको स्वतंत्रता मिला है। लेकिन राज्य कभी भी धर्म नहीं लेगा, मंदिर के लिए टैक्स नहीं मांगे, है ना, कि आपको ये मंदिर में इतना चंदा देना है, ऐसा नहीं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, है ना। देखिए अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब इसी के तहत है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने धर्म को मानने के लिए जो उनका गेटअप होता है, या जो मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति हिंदू है तो वो चंदन टीका लगा के जा सकता है शिक्षण संस्थान में, कोई मुस्लिम है तो वो टोपी लगा के जा सकता है, अनुच्छेद 28 के तहत, है ना। उसके बाद देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वह आपका अनुच्छेद 29
और 30 में अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में बोलता है शिक्षण संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ना। अपने धर्म से जुड़ा हुआ वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका खुद से चला सकते हैं, और ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत, है ना। उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था कि हृदय है, ये पूरे संविधान का हृदय है, या पूरे संविधान का जो है आत्मा है। किसको बोला था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसके बारे में कौन बोला था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। इनको ही भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है। उसके बाद देखिए इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। संविधान में 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद देखिए 32(2) में, है ना, का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है। परम आदेश है ना। उसके बाद है प्रतिषेध है, उत्प्रेरण है, अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार के टोटल आपका है हमारे संविधान में रिट या निर्देश या आदेश है जो जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 33, संसद को अधिकार है कि सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित करना। उसके बाद अनुच्छेद 34 है, जब भारत में कहीं मार्शल लॉ या सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है ना। कि देखिए अगर कोई भी जगह में भारत में अगर सेना का फौज का कानून लागू हो गया, मार्शल लॉ लग गया है, तो संविधान को यह शक्ति दिया है कि वह मूल अधिकार वहाँ जो नागरिक को मिला हुआ है उसको रोक भी सकता है ना। अनुच्छेद 35 जो है संसद को कुछ मूल अधिकारों का, जैसे अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। देखिए अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 है, इसको प्रभावी बनाने का अधिकार किसको मिला हुआ है? मिला हुआ है केंद्र सरकार को, है ना, जबकि राज्य विधानमंडल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बोला जाता है मूल अधिकारों को लागू करने का शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। बोला जाता है अगर किसी भी व्यक्ति का जो मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। दूसरा है मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है जो देखिए बाध्य योग्य होता है, सुटेबल होता है। उसके बाद होता है जस्टिसेबल होना चाहिए मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य है जिसको क्या बोलते हैं? अबाध योग्य बोलते हैं ना, नॉन जस्टिसेबल बोलते हैं। उसके बाद है देखिए विधायन सत्ता या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होता है पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन? अनुच्छेद 14, है ना। अनुच्छेद 14 है जो किस पर लगाता है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ पर, है ना। कि मतलब जो हमारे पास अनुच्छेद 14 के तहत जो मनमानी कर सकते हैं एक तरीक़ा से। देखिए अनुच्छेद 14 क्या था आपका? यहाँ पे आपको देखिए विधि के समान समानता का अधिकार, है ना। तो ये क्या है? इसके तहत जो है रोक लगाया गया है आपको। किसको रोक लगाया गया है? कि हमारे जो है लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो मनमानी नहीं कर सके, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।